जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम लोगों ने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स डिलीवर करने शुरू किए और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पांस मिला है। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर, कुछ सीनियर्स, कुछ जूनियर्स और बहुत से आप लोगों में से ही रिक्वेस्ट पर आज मैं इंशाल्लाह सेल्स टैक्स के लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। एंड आई होप सो ये भी आपको काफ़ी अच्छा मुझे रिव्यू मिलेगा आपका, और जो इसमें मिस्टेक्स हों आप मुझे वैसे ही बताते रहते हैं। सोशल लिंक्स मैंने आपको दिए हुए हैं, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज वगैरह करके, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं उसको मैसेज को देखूंगा। खैर आज इंशाल्लाह सेल्स टैक्स को शुरू करेंगे। वैसे तो सेल्स टैक्स बीकॉम ऑनर्स के 4th सेमेस्टर में है, अलग से पढ़ाई जाती है। और अगर हम लोग बीकॉम आईटी की बात करें तो उनके एक ही उनका सब्जेक्ट होता है। कुछ में ऑथर्स का लिहाज होता है ना कि कुछ हद तक एक ही होती है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, बाद में उनके पार्टीशन करके उनको पढ़ाते हैं, तो कुछ अलग यूज़ कर लेते हैं। तो खैर मैं इंशाल्लाह जो आपको यहाँ पढ़ाऊंगा तो वो आईटी, बीकॉम आईटी और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल साबित होगा। और क्योंकि मैं इसको रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ 2020 में, तो आप लोग पता नहीं अब इसको कब सुनते हैं, आप लोग 2021 में सुने, 22 में सुने, 20 सुन लें। तो ये बहरहाल क्योंकि हमारे ये जो टैक्स के एक्ट है ना, ये चेंज होते रहते हैं, उसमें कुछ अमेंडेशंस होती रहती हैं, कुछ इसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं, क्योंकि हमारा फाइनेंस एक्ट है 2017 अब चल गया है, पहले अगर 2002 भी था आपका, उसके मुताबिक आपका चेंज होता रहता है। तो खैर आज हम लोग बात करेंगे सेल्स टैक्स की। तो अब मैं जरा आपको बताता चलूँ जो हम लोग चैप्टर शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। आज सेल्स टैक्स का आपका चैप्टर है। जो मेरे पास बुक है यहाँ पर, ये तकरीबन है मोहम्मद मोज़म मुगल साहब की 2019-20 का एडिशन है। तो आप लोग जो भी जिस वक्त बुक लेंगे, खैर कॉन्सेप्ट्स तो एक ही होंगे, बस थोड़ा सा ही वो अमेंडेशंस का फ़र्क होगा। तो इसमें हम लोग आज चैप्टर शुरू करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 11 है मेरे पास, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आईटी वाले अपना खुद देख लें कि उनका ये कौन सा चैप्टर है सेल्स टैक्स में। टैक्स द सेल्स टैक्स एक्ट 1951 के मुताबिक जो उसकी हिस्ट्री चल रही है, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर 115 है। खैर मैं आपके यहाँ पर कुछ ना आज जस्ट इंट्रोडक्शन ही दूंगा और थ्योरी प्रेजेंट करूँगा मैं। और थ्योरी प्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ पेज दिखाऊंगा आपको और आपने उसके मुताबिक उसको समझना है। ठीक है जी, तो फिर हम इंशाल्लाह अब शुरू करते हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो स्टूडेंट्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर इसको पेज को प्रेजेंट करें ताकि मैं इनको एक्सप्लेन कर सकूँ। जी हाँ, तो आपके सामने ये एक पेज शो हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारे पास ये है सेल्स टैक्स विद होल्डिंग रूल्स। ये आपको पेज नंबर 116 में मिल जाएगा। तो आपका एडिशन है 2019 और 20 का सेल्स टैक्स का, मोहम्मद मोज़म मुगल साहब की। बाकी जो आईटी वाले हैं वो अपनी बुक लेंगे तो उसमें भी चीज़ें होंगी, उनका बस आपका टैक्स तो एक ही है ना। तो अच्छा, अब हम लोग ज़रा इसमें बात करते हैं कुछ चीज़ें जो हमें देखना ज़रूरी हैं। सेल्स टैक्स विद होल्डिंग रूल्स यहाँ पर आपको प्रेजेंट हो रहे हैं। आपको ये सीरियल नंबर्स दिए गए हैं। एक कॉलम में आपका विद होल्डिंग एजेंट है और एक कॉलम में सप्लाई कैटेगरी है एंड रेट और एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर ना आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक आपको ये गन वगैरह नज़र आ रहा होगा। खैर मेरे लिहाज से देखें तो ये गन नहीं है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ होती है। मैं जैसे आपको शुरू से बताता आया हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होती हैं। तो खैर विद होल्डिंग एजेंट की बात करें तो ये वो पार्टी हो जो माल खरीद रहा होगा। सप्लायर कैटेगरी की बात करें, वो होगा जो माल बेच रहा होगा। और रेट और एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन, और जिस रेट से यहाँ रिडक्शन आपकी होनी है। फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं ए इसकी कैटेगरी, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमियस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। या तो फेडरल है या प्रोविंशियल है। फेडरल आप जानते हैं बेहतर तौर पर, प्रोविंशियल मतलब जो सूबाई होती है। ऑटोनोमियस कहते हैं जो अपने फैसले खुद कर सके, जो खुद मुख्तार हो। एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और जो सप्लायर कैटेगरी है वो रजिस्टर्ड पर्सन हो। और रेट और एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन क्या है, 1/5 और सेल्स टैक्स एज शोन ऑन इनवॉइस। अब ये आपको ना थोड़ा सा ज़रा तो समझने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ये आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा इस तरह से ही है कि इसको समझने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है। बेसिकली आप सोच लो कि एक पर्सन है, उसने माल खरीदा, ठीक है, जैसे हम जूम कर लेते हैं। और एक पर्सन है जिसने माल बेचा, और एक है टैक्स का डिडक्शन का रेट। अब होता क्या है, आपने एक चीज़ पढ़ी थी इनकम टैक्स में
कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉयर जो काम दे रहा है, एम्प्लॉय जो काम ले रहा है, और उनकी वो क्या चीज़ थी कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ डिडक्शन करता था और डिडक्शन करके उसको जमा करवाता था इनकम टैक्स अथॉरिटी को उसके नाम से। सेम कैटेगरी यहाँ पर है कि जिसने माल खरीदा और जिसने माल बेचा, अगर तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस सूरत में जो पर्सन माल खरीद रहा है वो खरीदते वक्त विद होल्डिंग एजेंट है ना, हमने यहाँ बात ही वो किया कि जी कॉलम में आपको बात की विद होल्डिंग एजेंट है कि वो विद होल्ड कर लेगा टैक्स को, वो विद होल्ड कर लेगा उस सूरत में अगर तो वो फेडरल है कंपनी या तो प्रोविंशियल है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है और ऑटोनोमियस बॉडीज है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तो ये 3-4 चीज़ों की कैटेगरी में फॉल कर रहा है ए पार्ट में, तो वो विद होल्डिंग एजेंट है। और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या रेट होगा, 1/5, यानी कि एक के अगर आप 5 हिस्से करते हैं तो वो जाकर आपका होगा सेल्स टैक्स एज शोन इनवॉइस। जो आपका इनवॉइस, जो आप चीज़ खरीदते हो आपको इनवॉइस मिलता है जिसे हम परचेज बिल भी कहते हैं, उस पर जो सेल्स टैक्स है उसका 1/5 हिस्सा वो डिडक्ट कर लेगा और बाद में इसको खुद से टैक्स अथॉरिटी को जमा करवा देगा। आई होप सो आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। बी की बात करें, कंपनीज एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका है 2001, अगर उसमें उसके मुताबिक कंपनी कायम हुई है, उसके मुताबिक कंपनी डिफाइन की है, तो वो अगर वो भी है तो भी आपका जो रेट है टैक्स का वो भी वही रहेगा 1/5 ऑफ द सेल्स टैक्स एज शोन ऑन इनवॉइस। मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसमें काफ़ी तक आपको क्लियर हो गया होगा जी। तो उसी से नेक्स्ट हमारे पास पेज है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बात में की गई है ए और बी, दो चीज़ें, दो तरह से वही चीज़ें आपकी आएंगी, वही रिपीट होगी। ए में क्या बात की है, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो विद होल्डिंग एजेंट ये 3 है, या तो फेडरल है या प्रोविंशियल है या फिर ऑटोनोमस बॉडीज है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और जिससे माल खरीद रहे हैं वो पर्सन रजिस्टर्ड एज अ होल सेलर और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो होल सेलर है या डीलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उस सूरत में आपका जो सेल्स टैक्स इनवॉइस में लिखा हुआ है जो आपका शो हो रहा है उसका 10वां हिस्सा आपने काटना है और वो काट कर आपने आगे से जमा करा देना, डिडक्ट आपने कर लेना है 1/10 ऑफ सेल्स टैक्स एज शोन ऑन इनवॉइस। और इसी में बी कैटेगरी देखें तो कंपनीज एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सिंपल, कोई इसमें मसला नहीं, बस आप इसमें याद रखें उसमें 15 था, इसमें 110 है। उसमें पर्सन आपका रजिस्टर्ड था, लेकिन इसमें आपका पर्सन रजिस्टर्ड है एज अ होलसेलर और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, बस ये फ़र्क है। तो उस रोज में आपका 1/10 है। और थर्ड कैटेगरी में आपकी बात करें तो वो है फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमियस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। वही 3, इसमें भी कैटेगरी नहीं है, जो आपकी कंपनीज डिफाइंड होती हैं वो नहीं है इसमें। और इस सूरत में आपका है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर तो पर्सन आपका अनरजिस्टर्ड है, आपको पता है हमारा सेल टैक्स में जो अनरजिस्टर्ड का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसका हम पूरा का पूरा सेल टैक्स चार्ज कर लेते हैं, उसकी इनवॉइस हम लोग नहीं मानते। तो खैर इसको हम देखते हैं अभी का ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर तो जिसने सप्लाई किया आपको वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो whole of the tax involved or as applicable to supplies on the basis of gross value of supplies। कि जो आपका टैक्स इन्वॉल्व है और वो उन पर एप्लीकेबल है सप्लाईज पर, और सप्लाईज आपकी बेस कर रही हैं ग्रोस वैल्यू पर, तो वो आप इनके सारा का सारा आप टैक्स चार्ज कर लोगे उसको। और इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 है। 4 में जी आपके पास ये, हाँ जी बिल्कुल यही शो हो रहा है, कंपनीज एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो आपकी उसके मुताबिक बनी है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई थी तहरीरी तौर पर, हाँ जी, नो डिफरेंस इन पब्लिक प्राइवेट कंपनी। यानी कि ये डिफरेंस नहीं आया कि आपकी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है या फिर और किसी तरह से काम है, बस क्या है कि 2001 के मुताबिक रजिस्टर हो। अगर ये कंपनी है, अगर तो ये चीज़ें खरीद रही है, ये विद होल्डिंग एजेंट हुई ना,
तो पर्सन जो आपका है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस सूरत में आपका 5% ऑफ ग्रोस वैल्यू ऑफ सप्लाईज, उस सूरत में क्या होगा, ग्रोस वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई बेसिकली यहाँ पे सेल्स को मुराद ले रहे हैं, उसकी जो ग्रोस वैल्यू है, नेट नहीं ग्रोस खालिस, अभी तक उसमें से डिडक्शन की, उसका हम लोग लेंगे 5%। फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करें तो रजिस्टर्ड पर्सन एज रिसिपेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, अगर तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है विद होल्डिंग एजेंट और रेसिपेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का, वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देता है, और जो उसको चीज़ें बेच रहे हैं वो कौन है, पर्सन प्रोवाइडिंग एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, और जो पर्सन जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बेचते हैं, तो होल ऑफ सेल्स टैक्स एप्लीकेबल, तो जितना भी उस पर सेल्स टैक्स लगा है वो सारा का सारा वो डिडक्ट कर लेंगे। एंड पॉइंट नंबर 6, रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग केन मोलेसेस, अब केन मोलेसेस की अगर बात करें तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, और वैसे भी मैं आपको उसका बता देता हूँ जी। तो केन मोलेसिस आप बात करें, ये एक किस्म का प्रोडक्ट होता है जिसमें आप कह लें जी आपने शुगर कैन की रिफाइनरी करनी होती है, खैर ये मुख्तलिफ मिल्स की बात है आगे, तो अगर तो उस सूरत में है विद होल्डिंग एजेंट, तो जिससे खरीदा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वो उस सूरत में भी आपका होल ऑफ द सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है, वो आपका सारा चार्ज होगा। उसके बाद कुछ नोट दिया हुआ है, द रेट ऑफ विद होल्डिंग और डिडक्शन बाय द विद होल्डिंग एजेंट, द रेट्स ऑफ विद होल्डिंग और रिडक्शन बाय द विदहोल्डिंग एजेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग गुड्स एंड सप्लाईज, जो हमने ऊपर बात किया ना कि जी इस सूरत में आपका टैक्स जो है ये 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ऊपर, ये आपके हमने विदहोल्ड करने हैं, तो वो इस सूरत में अप्लाई नहीं होंगे। अगर तो जो चीज़ बेच रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स बेचने वाले जो कंपनीज है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है नंबर 1, नंबर 2 नेचुरल गैस है, नंबर 3 उसका काम क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज सप्लाइड बाय पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड डीलर्स ऑफ मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल, ये है। यहाँ पे वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल बेच रहे हैं, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, ये चीज़ जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और छठा पॉइंट आपको गुड्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, अच्छा यहाँ पर ना उन्होंने एक बात किया, गुड्स आपके स्पेसिफाइड है इन द थर्ड स्केड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको जो थर्ड स्केड्यूल है ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, आप इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसको मुझे यहाँ पर लेक्चर में प्रेजेंट करना क्या उसको कहते हैं, ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको खुद से एक दफ़ा रीड करें, चूँकि ये चीज़ है ज़रा ना समझने वाली, इसको याद करने वाली चीज़ है, तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। खैर ये हमारा था थर्ड स्केड्यूल, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज आप प्रेजेंट करें जी। तो 7वां पॉइंट है आपका, सप्लाईज मेड बाय इंपोर्टर्स हु पेड वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन विच गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, एंड यानी कि सप्लाईज आपकी मेड हो रही है इंपोर्टर्स की तरफ से, who paid value addition tax, जिन्होंने पहले से ही टैक्स एडिशनली टैक्स पे किया है, विच गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, यानी कि जिस वक्त एक होता है ना बंदरगाह पे गुड्स आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, और वो उस वक्त वो इंपोर्टर ही है जो आगे से आपको सेल कर रहा है, उसने वहाँ पर भी एडिशनल टैक्स पे कर दिया है और यहाँ पर आप भी उससे टैक्स ले रहे हैं, तो ये क्या बात हुई भाई। तो ये टैक्स में सूरत में कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, वो कहते हैं कि जी अगर तो इंपोर्टर है उसने एडिशनली टैक्स पे किया है एट द स्टेज ऑफ इंपोर्ट, तो आप उस सूरत में उससे टैक्स नहीं लेंगे, एप्लीकेबल ये रूल आपका नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 8 इज दैट सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर, यू नो बेटर कि एक्टिव टैक्स पेयर हमारा क्या होता है, एज डिफाइंड इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। आप कह लो जी एक्टिव टैक्स पेयर वो आपका जी होता है, इसको आसान अल्फाज में अगर आप समझ लो, जो अपना टैक्स पे करता है, क्योंकि आपका सेल टैक्स है ये आपको मंथली पे करना पड़ता है, और जो आपका इनकम टैक्स होता है वो आपको एनुअली पे करना पड़ता है। उसमें आप लोग बात करते हो साल की, इसमें आप बात करते हो महीनों की, इसमें तकरीबन आपको 2 से 3 महीनों तक आपको होती है छूट, उसके बाद आप ये लीगली चार्ज लिया जा सकता है, ये भी इसके भी मुख्तलिफ तरीके कार थे। वो आपके एक रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई होप सो 3rd है, अगर आप उसको भी रीड कर लेते तो आपके लिए बेनिफिशियल, और आपको उसमें से क्वेश्चन भी आता होता है कि किस सूरत में रजिस्ट्रेशन होती है, किस सूरत में आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, सारी एक्टिव टैक्स पेयर की बातें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और इसके बाद आपको डेफिनेशन में भी इसका मिल जाएगी, डेफिनेशन क्या है एक्टिव टैक्स पेयर की, और इसके अलावा आपको इनकम टैक्स में भी मिल जाएगी। तो कुछ हद तक आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको समझाऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊँ, क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन
जब तक आप लोग इसको खुद नहीं पा रहे, मुझे भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी सारी मेहनत रायगा जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जितना बेहतर कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको उतना ही बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप काइंडली जितना जितना मैं आपको रोज़ रोज़ का लेक्चर दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप काइंडली उसको रोज़ रोज़ कवर अप करें। खैर, ये लास्ट वन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर एज डिफाइंड इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। याद रखना आपने, सेल्स टैक्स का एक्ट क्या है, 1990, और इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस था। ऑर्डिनेंस और एक्ट में फ़र्क होता है, और ये क्या फ़र्क होता है ये आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं बी लॉ का पढ़कर, बिजनेस लॉ जो आपका सब्जेक्ट है, बीकॉम आईटी पार्ट 2 में और बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 में। तो ये आपको पता होना चाहिए एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है। तो खैर, इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है 2001 और सेल्स टैक्स का एक्ट है 1990। टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन विद एक्सेप्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, कि अगर सप्लाईज आपकी मेड हो रही हैं एक्टिव टैक्स पेयर की तरफ से और डिफाइन है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 मुताबिक, वो आपका रजिस्टर्ड है, तो वो दूसरे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज कर रहा है, तो उस सूरत में आप इसके नहीं करोगे चाहे, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज उसके अलावा। आई होप सो आपको काफ़ी तक इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, या जिस तरह भी आपको पॉसिबल लगे आपने मुझे लाजमी बताना है कि सर एक्ट में और ऑर्डिनेंस में ये फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, आप लोग अगर इसी तरह से रिसर्च करते रहते हैं, इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहते हैं, वो होता था ना छोटी क्लासों की किताबों में, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वो उन्होंने छोटे छोटे क्विज रखे होते थे, क्वेश्चन पूछते थे बच्चों से, रखे होते थे, बच्चा अपना जहन चलाता था, वो आहिस्ता आहिस्ता जहन चलाते चलाते इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है ना, तो इंसान खुद ब खुद एक जुस्तजू की उसमें तलब होती है। और जिस वक्त इंसान में ये तलब जुस्तजू की वाक़ई होना शुरू हो जाए, यकीन माने इंसान में जिस दिन इल्म की तलब आ गई ना, तो उसको खुद ब खुद अल्लाह पाक जो होते हैं ना इल्म से नवाज देते हैं। बस तो ना कहते, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ, कि हमारे अंदर अल्लाह पाक ने कैसी सलाहियत रखी है तमाम ऑल मैनकाइंड में, कि वो जितना चाहें सीख सकती हैं, जिस कदर चाहें सीख सकती हैं, जो चाहें सीख सकती हैं। बात सिर्फ ये है कि आप उस पर ध्यान कितना देते हैं। नहीं तो ये टैक्स आपका कोई भी मुश्किल नहीं है, ना तो आपका इनकम टैक्स मुश्किल है, ना ही आपका सेल्स टैक्स मुश्किल है, सिर्फ ये तवज्जो मांगता है। अगर आपको तवज्जो देते हैं तो इंशाल्लाह आपके सारा फिंगर टिप्स पे है, अगर आप नहीं देते तो फिर आपके लिए परेशानी का बाइस है। खैर, आज के लिए इतना ही। मैं दुआ करता हूँ कि आपको मैंने आज के लेक्चर में जितना पढ़ाया, जितना बताया, अल्लाह पाक इसको कबूल और मंजूर फरमाए और इसमें बेहतरी लाने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी ये सारा समझ आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इसको ज़रा याद कर लीजिएगा, आपके लिए ही बेहतर होगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।